हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है विस्पर ऑफ द साइलेंट बॉडी। ये मूवी रिसेंटली रिलीज कोरियन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी का ट्विस्ट आपको वाकई काफी पसंद आएगा। इसी के साथ एंडिंग में रिवील होने वाली मिस्ट्री आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत एक बर्फीले सरहद इलाके को दिखाते हुए होती है। इस इलाके में दो हाइकर हाइकिंग करने आए थे। यहाँ बर्फीले तूफान के कारण इन दोनों का बर्फ में चलना मुश्किल हो रहा था। तभी उनमें से एक हाइकर ठंड के कारण बीच में ही बेहोश हो जाता है। इसे देख उसकी पार्टनर हैना उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हैना को भी पता होता है कि ऐसी जगह वह लोग ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक हैना को अपने सामने बर्फ से ढकी हुई एक बस दिखती है। आगे हैना उस बस के अंदर थोड़ा समय बिताती है, लेकिन एक दिन अचानक उस बस में रहने वाला आदमी गुस्से से हैना को धक्के मार कर वहाँ से बाहर निकाल देता है और अपना चाकू लेकर हैना की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर हैना सहम जाती है और उस आदमी से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी हैना को घसीटकर उसे अपने साथ जबरदस्ती कहीं ले चलता है और हम फ्रेम में सिर्फ हैना की चीखें सुन पाते हैं। इसके बाद मूवी हनाको नामक लड़की के पर्सपेक्टिव से शिफ्ट होती है। हनाको एक मेडिकल स्टूडेंट है और आज हनाको के मेडिकल स्कूल की फेयरवेल सेरेमनी है। इस सेरेमनी में टीचर उताको अपने सबसे पुराने फेवरेट स्टूडेंट डॉक्टर किम को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करती हैं। यहाँ हनाको बताती है कि वो किम की बहुत बड़ी फैन है। एक बार एक बड़ी सी फैक्ट्री में आग लग गई थी और उस दुर्घटना में सभी लोग बचने के लिए फैक्ट्री से दूर भाग रहे थे, लेकिन ऐसी हार्ड सिचुएशन में भी किम डेड बॉडी से एविडेंस जमा करने में बिजी था। किम डेड बॉडी से जरूरी एविडेंस निकालकर वहाँ से एन वक्त में भाग निकला। किम की इसी ब्रेवरी की वजह से आज किम फॉरेंसिक फील्ड का सबसे मशहूर चेहरा है। यहाँ किम कहता है, कुछ दिनों बाद आप सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी और आप स्टूडेंट्स को असली डेड बॉडीज के साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम हमारे सामने रखी इन 3 डेड बॉडीज की रिस्पेक्ट करते हैं। इन तीनों ने हमारे रिसर्च के लिए खुद को डोनेट किया है। इसे सुन सारे मेडिकल स्टूडेंट्स एक साथ खड़े होकर उन डेड बॉडीज को रिस्पेक्ट देती हैं। इसके बाद किम इन डेड बॉडीज पर रुमाल फेर कर और फूल चढ़ाकर इन्हें सैल्यूट करता है। ऐसा करते वक्त किम अगली डेड बॉडी यानी चोई की डेड बॉडी की तरफ बढ़ता है, तो चोई का हाथ रुमाल से टच करते वक्त किम को उसके हाथ में कुछ अजीब महसूस होता है। किम चोई की उंगलियों को मरोड़ कर देखता है तो उसकी सारी उंगलियां अजीब तरीके से मुड़ रही थी, जैसे उन्हें फ्रैक्चर किया गया था। इसे देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी किम कहता है, फौरन पुलिस को बुलाइए, इस आदमी का मर्डर हुआ था। इसे सुन क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स शॉक रह जाते हैं और आगे ऐसा दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि चोई की मौत 6 साल पहले नेचुरल तरीके से हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन 6 साल बाद अगर डॉक्टर किम का ऐसा कहना है कि चोई का मर्डर हुआ था तो इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। आगे इसी तरह इस खबर को कई दिन बीत जाती हैं और यहाँ टीवी पर यही न्यूज जैंग नाम का लोन शार्क देख लेता है। न्यूज देखते ही जैंग अपने किसी आदमी को कॉल लगाता है और इसके एग्जैक्टली बाद हम बाहर से कांच टूटने की आवाज सुनते हैं, जिसके साथ ये सीन यही कट होता है। अगली सुबह पुलिस को जैंग के घर से उसकी लाश बरामद होती है। जैंग के माथे पर एक बड़ी सी कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। यहाँ इस क्राइम सीन की भी तहकीकात डॉक्टर किम कर रहे थे। किम देखते हैं कि जैंग के घर की कांच वाली खिड़की टूटी हुई थी। इधर किम फिर से लाश के पास आकर अपनी नई असिस्टेंट से एनिस थर्मामीटर निकालने कहता है ताकि टेम्परेचर के थ्रू जैंग की मौत का समय निकाल सके। इसे सुन असिस्टेंट वो थर्मोमीटर लेने किट के पास जाती है। दरअसल किम की ये नई असिस्टेंट हनाको ही है और हनाको किम के साथ लगभग 3 महीनों से इंटर्नशिप में लगी हुई है, यानी हनाको की इंटर्नशिप का पीरियड खत्म होने वाला है। खैर, इधर हनाको किट देखकर अपने बॉस से सॉरी मांगकर कहती है कि वो थर्मोमीटर बैग में रखना भूल गई। इसे सुन किम गुस्से से अपना ग्लव्स उतारकर अपने हाथ से जैंग का टेम्परेचर चेक करता है और बताता है कि जैंग की मौत को सिर्फ 3 घंटे ही बीती हैं। इसे देख हनाको हैरान होती है। तब हनाको का पुराना असिस्टेंट हॉन्ग कहता है, बॉस का नापा हुआ टेम्परेचर 1 सेल्सियस भी कम या ज्यादा नहीं होता, इसलिए ऑफिस में लोग इन्हें ह्यूमन थर्मोमीटर कहते हैं। तभी किम वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले हनाको को डांटता है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था जब हनाको क्राइम सीन में बेहद जरूरी इंस्ट्रूमेंट लाना भूल गई। तभी उसी वक्त वहाँ ऑफिसर ली आ जाता है। ली बीच में आकर किम को हनाको को डांटने से रोकता है, क्योंकि हनाको एक न्यू कमर है और उसे सब कुछ सीखने में समय लगेगा। इधर ली की बातों से हनाको भाप जाती है कि ली उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है।
तभी ली किम की तरफ बढ़ता है और उससे बगैर बात पर झगड़ने लगता है। इसे देख हनाको सहम जाती है। तब होंग कहता है ये इन दोनों का रोज का ड्रामा है। किम और ली दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन फिर भी दोनों को हर बार एक साथ काम करना पड़ता है। इधर ली से झगड़ते वक्त किम ली को अचानक से थप्पड़ लगा देता है। इसे देख वहाँ सभी चौंक जाती हैं। यहाँ तक कि खुद ली को भी यकीन नहीं होता। ली गुस्से से कहता है तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? तब किम दिखाता है उसने एक मच्छर को मारा है, ये रहा उसका ब्लड एविडेंस। ली देखता है कि किम सच बोल रहा था। फिर किम के कहने पर हनाको उस मच्छर को ली के गाल से हटाकर उसे अपने एविडेंस फाइल में कलेक्ट कर लेती है। आगे लैब पहुंचकर ये तीनों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने से पहले उसकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ी समय के लिए मौन रखते हैं और फिर अपनी जरूरी तहकीकात शुरू करती हैं। सबसे पहले लाश के जख्म का मेजरमेंट लिया जाता है, फिर उसके फिंगरप्रिंट का निशान लेकर उसे फाइल में कलेक्ट करती हैं। ये सब करने के बाद किम लाश के सिर से कुल्हाड़ी अलग करता है और उस कुल्हाड़ी को एविडेंस फाइल में रख देता है। इसके बाद हनाको किम को नाइफ पेन देती है ताकि वह डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करे, लेकिन किम कहता है पोस्टमार्टम तुम करोगी। इसे सुन हनाको घबराने लगती है। तब किम समझाता है तुम्हें मेरे साथ काम किए काफी दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है, इसलिए तुम्हें अभी से ये सब सीखना होगा। तो इसके बाद हनाको उस नाइफ को डेड बॉडी में चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार हनाको के हाथ कांप रहे थे। इसे देख किम हनाको का हाथ पकड़कर उसकी मदद करता है और फिर धीरे धीरे हनाको बगैर किसी मदद के खुद से ही पूरा पोस्टमार्टम करती है। आगे कई घंटों तक पोस्टमार्टम चलने के बाद फाइनली पता चलता है कि विक्टिम के इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल परफेक्ट थे। ये देखकर किम जाने से पहले हनाको की तारीफ करता है। इसे सुन हनाको बहुत खुश होती है और होंग भी हनाको के लिए खुश होता है, मगर अचानक हनाको चिल्ला उठती है। दरअसल उसके फिंगर में चाकू से कट लग गया था। तभी उसी समय वहाँ किम आकर हनाको से चाकू लेकर उसे नीचे रखता है और हनाको का हाथ पकड़ते हुए उसे बेसिन के पास लाकर उसका हाथ धुलाते हुए कहता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल ही ये है कि आप अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखें। अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें मैं अपने साथ काम पर नहीं रख सकूंगा। ऐसा कहकर किम चला जाता है। आगे हनाको मॉर्चरी बॉक्स के पास जाकर जैंग की डेड बॉडी देखती है और उसे अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसने रिसर्च के मकसद से उसकी पूरी बॉडी को टीयर किया था। तभी वहाँ किम पहुँच जाता है और हनाको से कहता है एक डॉक्टर को कभी डेड बॉडीज के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कहकर किम वहाँ से जाने लगता है। तब हनाको उससे कहती है मैं जैंग के लिए थोड़ी सी दुखी थी, क्या आपको कभी दुख नहीं होता? किम कहता है मैंने हजारों लोगों की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया है, लेकिन आज तक मेरी आंखों से एक आंसू नहीं झलका क्योंकि आंसू और इमोशंस लॉजिक को ढक देती हैं। और तुम्हें पता भी है ह्यूमन लाइफ कितनी छोटी है। अगर ग्लूकोलिल प्रोटीन सेल्स को ठीक से वाटर, मिनरल और टेम्परेचर ना मिले तो बॉडी काम करना बंद कर देगी। ऐसा कहकर किम उस कॉफिन को दोबारा से बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम पुलिस की कॉन्फ्रेंस मीटिंग देखते हैं। इधर ली सभी ऑफिसर्स को बताता है कि फाइनली हमें जैंग के केस में एक सस्पेक्ट मिली है। इसका नाम मैरी है। मैरी ने जैंग से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन वह उसे सही टाइम पर चुका नहीं सकी। तब जैंग ने मैरी को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी न्यूड तस्वीरें उसके फैमिली मेंबर्स को भेज दी। मेरे ख्याल से जरूर मर्डर वाली रात मैरी इसी बात का बदला लेने के लिए जैंग के घर के पास पहुंची। जैंग उस वक्त घर में अकेला था। मैरी ने बगैर कुछ देखे जैंग को डराने के लिए जोर से अपनी कुल्हाड़ी उसके सर की तरफ फेंकी, मगर वो कुल्हाड़ी अंदर जाकर सीधा जैंग के सर में घुस गई, जिससे जैंग मौके पर ही मर गया और मैरी अनजाने में जैंग का मर्डर करके वहाँ से लौट आई। आज सुबह मैरी ने खुद इस बात को कन्फेस किया है। चीफ कहता है इसका मतलब ये अनजाने में हुआ मर्डर है। ली कहता है जी बिल्कुल। तभी बीच में किम बोलता है ली की थ्योरी बिल्कुल गलत है। ली कहता है मैरी ने खुद अपना जुर्म कबूला है। मैरी क्राइम होते समय क्राइम एरिया के अंदर थी और उसके हाथ में मर्डर वेपन भी था। फिर तुम मेरी बात को गलत कैसे साबित कर सकते हो? किम कहता है मैं अपने साथ एक विटनेस लाया हूँ। ऐसा कहकर किम हनाको को खड़ा करता है और कहता है हनाको का वजन और हाइट एग्जैक्टली आपकी सस्पेक्ट मैरी जितनी है, इसलिए मैंने पूरी कैलकुलेशन करके हनाको के हाथों वैसे ही आकार और वजन की कुल्हाड़ी 100 बार खिड़की की दूरी पर फेंकवाने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी उसका निशाना सही नहीं लगा। इसका मतलब मैरी कितनी भी कोशिश करती वह जैंग को कुल्हाड़ी फेंक कर मारने में बेअसर थी। इसके बजाय जैंग को किसी ऐसे आदमी ने मारा है जो उस वक्त जैंग के साथ कमरे में मौजूद था और हमें उस अनजान आदमी का डीएनए मिल गया है। इसे सुन सभी हैरान होती हैं। किम आगे कहता है दरअसल मैरी ने जो खिड़की तोड़ी थी वो खिड़की मैग्नेट
मैग्नेटिक स्क्रीन से बनी हुई थी, यानी उस खिड़की के अंदर एक मच्छर भी एंटर नहीं कर सकता था। लेकिन खिड़की टूटने के बाद एक मच्छर ने अंदर घुसकर किलर को बाइट किया था और हमने उस डीएनए के बेसिस पर उस किलर का फैमिली ट्री पता कर लिया है। किम के ऐसा कहते ही सीन जैक नाम के टोल कलेक्टर पर शिफ्ट होता है। जैक रोज की तरह जैसे ही एक गाड़ी का चालान काटने जाता है, वैसे ही उस गाड़ी में बैठा आदमी जैक को हथकड़ी लगा देता है, मगर उससे पहले ही जैक गाड़ी में बैठे लोगों को मारकर वहां से बचकर भाग निकलता है। इसे देख फौरन वहां ली पहुंचता है। दरअसल ये सभी अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स थे और जैक ही वो किलर था जिसका ब्लड सैंपल इन्हें मच्छर की डीएनए से मिला था। इधर पुलिस काफी देर तक जैक का पीछा करती है और फिर एंड में ली जैक को किसी तरह पकड़ लेता है। आगे जैक कस्टडी में होता है। जैक असल में फ्री कॉम्बैट चैंपियन रह चुका था। वो इतना सनकी है कि लोगों ने उसे मैड डॉग नाम दिया है। जैक बार बार नेगलेक्ट करता है कि मैंने जैंग को नहीं मारा, भला एक लोन शार्क को मारने से मेरा क्या ही फायदा हो सकता था। तभी उस कमरे के अंदर किम आता है। किम ली के पास जाकर उससे कहता है, मुझे जैक के साथ कुछ वक्त अकेले छोड़ दो, मैं उससे सब उगलवा लूंगा। ली पहले तो इस पर नहीं मानता, लेकिन बाद में वो जैक की बात मानकर बाहर चला जाता है। फिर किम जैक से कहता है, तुम्हारे पास जैंग को मारने का कोई मोटिव नहीं था, तो मैं तुम्हें तुम्हारा मोटिव लाकर देता हूँ। सबसे पहले हमें तुम्हारे घर से तुम्हारा ये महंगा लाइटर मिला। इस लाइटर को चेक करने पर हमें इस पर से जैंग के फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए। दरअसल तुमने बहुत पहले जैंग से काफी सारा पैसा उधार लिया था, लेकिन तुम्हें फिर से इंस्टेंटली एक और लोन चाहिए था, इसलिए तुम अपना महंगा लाइटर गिरवी रखकर जैक से लोन मांगने गए। लेकिन लोन देने से पहले जैंग ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। वह तुम्हें लोन देने से पहले नीचा दिखाना चाहता था और इस बात से तुम्हें गुस्सा आ गया। तुमने फौरन जैंग को एक जोर की लात मारी, उसे जमीन में गिरा दिया। जैंग ने तुम्हें धमकी दी कि वो तुम्हें एक भी पैसा उधार नहीं देगा। जैंग के ऐसा कहते ही एक कुल्हाड़ी रूम के अंदर घुस आई। इस कुल्हाड़ी को बाहर से मैरी ने फेंका था। अंदर इस कुल्हाड़ी को जैंग ने उठाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर उसे बगैर कुछ सोचे मार डाला। इसके बाद तुमने कुल्हाड़ी पर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए और जैंग के लैपटॉप से अपना लोन का सारा डाटा भी डिलीट कर दिया और ऐसा करके तुम क्राइम सीन से भाग निकले। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और मुझे पता है कि तुमने न सिर्फ जैंग बल्कि चोई का भी मर्डर किया है, क्योंकि तुम्हारा लाइटर असल में चोई को बिलोंग करता था। इधर चोई का नाम सुनते ही जैक कांपने लगता है। उसे कुछ फ्लैशेस आते हैं। इन फ्लैशेस में चोई जैक से किसी बर्फीले इलाके में लड़ रहा था और एक औरत के चिल्लाने की आवाज उसे बैकग्राउंड में सुनाई दे रही थी। ये सब याद करते वक्त जैक इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि गुस्से में अपना हैंडकफ तोड़ देता है और किम पर हमला करता है। मगर उतने में पुलिस ऑफिसर्स मॉनिटर रूम से ये सब देखकर अंदर पहुंचते हैं और किम को जैक के हाथों से छुड़वा लेती हैं। ये हादसा देखकर ली किम से कहता है, शायद तुम्हें हमारे काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आगे अगली सुबह जब हना को कॉफिन बॉक्स खोलती है तो उसमें से चोई की लाश गायब थी। यही बात हना को किम को बताती है तो किम एक डॉक्टर को रुकवाकर उससे पूछता है कि चोई की लाश किधर गई। वो डॉक्टर बताता है इंस्पेक्टर ली की टीम उसे अपने साथ ले गई। दरअसल पुलिस जैक के साथ चोई के केस को जोड़कर देख रही है और किसी रीजन की वजह से वह इस केस में आपका इंटरफियर नहीं चाहते, इसलिए चोई की लाश को दूसरे फॉरेंसिक टीम को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसे सुन किम बहुत गुस्सा होता है। तभी सीन ली के असिस्टेंट हारू पर शिफ्ट होती है। हारू को पता होता है कि ली का उसकी न्यू कमर हनाको पर इंटरेस्ट है, मगर ली कहता है इस बारे में उसे अभी मत बताना, मैं बाद में उसे खुद प्रपोज करूंगा। इतने में वहाँ गुस्से में किम पहुँचता है। इसे देख हारू इन दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर किम गुस्से से ली को घूरने लगता है। तब किम कहता है, हाँ मैंने ही तुम्हारी डिपार्टमेंट में कंप्लेन की थी क्योंकि तुम अपनी लिमिट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। किम कहता है, मेरे लिए चोई के किलर को ढूंढना बहुत जरूरी है। किम के ऐसा कहते ही हारू भागते हुए वहाँ आता है और ली को किसी क्राइम सीन के बारे में खबर करता है। इसे सुन ली और हारू जल्दी से गाड़ी लेकर लोकेशन की तरफ निकल जाती हैं। आगे रात के वक्त किम अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसे अपनी गाड़ी के ऊपर ढेर सारा खून देखने मिलता है और गाड़ी के डोर में खून से लिखा हुआ था, मुझे तुम्हारे सेंट की खुशबू आज तक याद है। ऐसा लिखकर गाड़ी के हैंडल में हैंडकफ टंगी हुई थी। ये इस चीज का साइन है कि जैक जेल से बाहर आ चुका है। इसे देखने के बाद किम जैक के पुराने फाइट वाले मैचेस देखता है और जितने ज्यादा हो सके जैक के बारे में डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में किम कई दिनों तक सो नहीं पाता और एक दिन किम को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। किम की आईसाइट वीक होने लगती है। इसी चक्कर में किम जैक का लाइटर जलाते वक्त उसे अचानक नीचे गिरा देता है और लाइटर को ढूंढने के चक्कर में खुद भी नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते वक्त किम को सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है। तभी किम गौर करता है कि जैक के लाइटर से किसी की फिंगर नेल नीचे गिरी थी।
किम इस फिंगर नेल को आराम से उठाकर देखता है तो इस नेल के ऊपर कैपिटल में HV लिखा हुआ था। इसे देखकर किम कंफ्यूज हो जाता है। तभी किम को किसी लेडी का कॉल आता है। आगे किम उस लेडी से जाकर मिलता है तो ये लेडी किम की पुरानी कोवर्कर मीसा होती है। मीसा और किम कुछ समय तक अफेयर में रही थी, लेकिन मीसा किम से शादी नहीं कर सकती क्योंकि एक फॉरेंसिक डॉक्टर होने की वजह से किम अपने काम में घंटों तक बिजी रहता है और उसकी कोई लाइफ की गारंटी भी नहीं। इसलिए मीसा किम को अप्रोच करती है कि वो भी उसकी तरह मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एजेंट बन जाए। इस फील्ड में बहुत पैसे भी हैं, लेकिन किम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बना था। किम मीसा से कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ। दरअसल मैंने कल रात मेरे एक विक्टिम का फुल बॉडी चेक किया है और मुझे उस विक्टिम के सेल के ग्राफ काफी अजीब दिखे हैं। क्या तुम मेरे लिए इस ग्राफ को चेक करके बताओगे कि इसके बॉडी सेल्स के साथ क्या गड़बड़ी हुई है? अगली सुबह किम फिर से चोई के केस के बारे में ओवरथिंक करना शुरू कर देता है, लेकिन अगले सीन में हम किम को उसके टीचर ओताको के साथ फिशिंग करता देखते हैं। किम को इतना खुश उसकी असिस्टेंट हनाको ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी ओताको की वाइफ कहती है किम अपने टीचर के साथ बचपन से ही बहुत फ्रेंडली रहा है। आगे ये सभी एक साथ पिकनिक में होते हैं, मगर तभी किम को उसके फोन पर मीसा का मैसेज आता है और किम बीच में ही उठकर अपनी असिस्टेंट हनाको को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देख ओताको को कुछ समझ नहीं आता। आगे किम और हनाको मीसा से मिलते हैं। मीसा बताती है कि वो किम की रिसर्च के लिए बड़ी मुश्किल से एक यंग लड़के के पेरेंट्स को कन्विंस कर पाई है और अब किम उस लड़के की डेड बॉडी पर अपनी रिसर्च कर सकता है। ऐसा कहकर मीसा दोनों को एनाटॉमी रूम की तरफ लाती है। यहाँ एक साइन करने के बाद हनाको और किम रूम के अंदर जाती हैं। वहीं मीसा का काम सिर्फ यहीं तक था, इसलिए वो वहाँ से लौट जाती है। आगे हनाको और किम अपना मेडिकल सूट पहनकर तैयार होती हैं। इधर हनाको जैसे ही डेड बॉडी के ऊपर से चादर हटाती है, वैसे ही वहाँ की बिजली चली जाती है। इसे देख हनाको घबराकर किम को पकड़ लेती है। तब किम कहता है, शायद बिजली के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है, हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। ऐसा कहकर किम हनाको को इलेक्ट्रिशियन को बुलाने भेज देता है, लेकिन हनाको के वहाँ से जाते ही किम को एहसास होता है कि मॉर्चरी में उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद है। इधर किम को थोड़ा आगे बढ़ने पर किसी आदमी के गीले फुटप्रिंट्स दिखते हैं। वह फुटप्रिंट्स बेड तक जा रहे थे। इन्हें देख किम को लगता है कि जैक उसे मारने के लिए इन्हीं में से किसी जैकेट के अंदर छिपा हुआ होगा, लेकिन जैक अचानक से किम के पीछे से आकर उसको झपट लेता है और किम को मारने ही वाला होता है कि तभी किम के पैर से एक लाश टकराकर नीचे गिर जाती है। इधर जैसे ही जैक उस लाश की तरफ देखता है तो उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे हैना की याद आती है, जिसे उन्होंने 15 साल पहले मरते हुए देखा था। इसे देख जैक घबराकर पीछे हट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर किम जल्दी से भागकर बिल्डिंग के एग्जिट डोर की तरफ पहुंचता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। इसे देख किम खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग के सबसे ऊपर यानी छत में पहुंचता है, लेकिन इधर पहुंचते ही जैक किम को पीछे से धक्का देकर उसे बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे में फेंक देता है। यहाँ किम को उसकी मौत साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में जैक किम से कहता है, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन किम ऐसा कुछ नहीं करता। इधर किम सही से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। तभी जैक किम को जोर का लात मार कर नीचे फेंकता है, लेकिन किम सीलिंग के एज को पकड़कर बिल्कुल एक पॉइंट से बचता है। इसे देख जैक किम को दूसरा और आखिरी मौका देता है कि वो उससे माफी मांगे, लेकिन किम ऐसा करने की जगह जैक की छाती पर अपनी नाइफ घोंप देता है। इससे जैक को और ज्यादा गुस्सा आता है और जैक किम को पूरी तरह ऊपर उठाकर उसे बिल्डिंग से फेंक देता है, लेकिन इस बार भी किम बिल्डिंग के किनारे की रड को पकड़कर फिर से बच गया था। इसे देख जैक गुस्से में उबलकर किम को मारने नीचे झुकता है, मगर ऐसे में जैक के पीछे से कोई आकर उसे बिल्डिंग से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और इतने ज्यादा ऊपर से नीचे गिरने पर जैक की मौत हो जाती है। इसी के थोड़ी देर बाद वहाँ हनाको पहुँचती है और किम को इस हालत में देखकर उन्हें बिल्डिंग के ऊपर लाती है। इस तरह किम बच जाता है, मगर जैक मर चुका था। अगली सुबह किम डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर किम की आईसाइट चेक करके बताता है कि किम को बहुत ज्यादा काम करने की वजह से टेम्पररी साइट लॉस हो गया है, यानी उसकी आंखों की रोशनी चली गई है और अगर किम ने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया तो किम की आंखों की दिक्कत परमानेंट भी हो सकती है। तो इसके बाद किम कुछ दिन अपने घर में बिताता है और यहाँ जब तक किम कुछ देख नहीं पा रहा था तब तक हनाको किम की मदद कर रही थी, जिस वजह से किम और हनाको की बॉन्डिंग में मजबूती आने लगी। कुछ दिनों बाद हनाको अकेले ही जैक की बॉडी को एनालाइज करके उसके बारे में किम को बताती है। जैक की अपर बॉडी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे ऊपर से गिरने पर होती है, लेकिन उसकी लोअर बॉडी काफी अजीब थी। इनफैक्ट उसका पैर 360 डिग्री तक मूव कर रहा था। इसे सुन किम आगे बताने कहता है तो तभी हनाको नोटिस करती है कि जैक के फुट से 2 उंगलियां गायब थी। ठीक इसी तरह पिछले विक्टिम चुई की भी पैर से 2 उंगलियां गायब थी। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एक लिंक मिल गया था।
आगे हनाको डाटाबेस में चेक करती है तो जैक और चोई की दोनों उंगलियां ऐसी लग रही थी जैसे 10-15 साल पहले एक ही समय के आसपास काटी गई हों। किम कहता है अगर सच में ऐसा है तब तो दोनों की उंगलियों का इलाज एक ही डॉक्टर ने किया होगा और दोनों ही विक्टिम्स के बीच का कनेक्शन बहुत पुराना है। ऐसा कहकर किम हनाको से आगे कहता है, ली बिल्कुल सही था, अब तुम ये सारे क्लूज पुलिस के हवाले कर देना, वही इस केस को आगे बढ़ाएंगे, हमारा काम सिर्फ यहीं तक था। तो इसके बाद हनाको ली के पास उस केस की डिटेल लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही ली को पता चलता है कि किम ने डिपार्टमेंट से परमिशन लिए बगैर दोनों विक्टिम्स की डेड बॉडी को एनालाइज किया था, तो इस पर ली भड़क उठता है और हनाको को सलाह देता है कि वो किम और इस केस से जितना हो सके दूर रहे। किम खुद भी रूल्स तोड़ेगा और तुमसे भी तुड़वाएगा, लेकिन हनाको ली की बात नहीं सुनती और खुद से इस केस को सॉल्व करने का फैसला करती है। इसके लिए हनाको अपने पार्टनर होंग से मिलकर उसे बताती है कि वो कुछ दिनों की छुट्टी ले रही है। होंग कहता है ठीक है, मैं बॉस से बात कर लूंगा। तो इसके बाद हनाको कहीं दूर अपनी तहकीकात करने निकल जाती है। एक दिन अचानक किम को सुबह सुबह अजीब सा सपना आता है। उसमें वो देखता है कि वो किसी ट्रॉली में था और हनाको भी ट्रॉली में बैठी हुई थी, मगर धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से काफी दूर जा रहे थे। इसे देखते ही किम की नींद टूटती है और किम महसूस करता है कि उसे दोबारा से सब कुछ पहले की तरह दिखना शुरू हो गया था। किम खुश होकर यही खबर अपने डिपार्टमेंट को देता है, जिसके बाद उसके डिपार्टमेंट के लोग उसे फिर से एक नए क्राइम एरिया में बुलाते हैं। इस एरिया में एक रेड कलर की कार बरामद हुई थी और ये कार खुद हनाको की थी, यानी हनाको को पानी में डुबाकर किसी ने मार डाला था। इसे देखकर किम को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, मगर तभी ली वहां आकर किम को मारने लगता है, क्योंकि अगर किम अपनी जिद से इस केस को सिर्फ पुलिस को हैंडल करने देता तो ये नौबत कभी नहीं आती और किम को भी अपनी इस फैसले पर बहुत ज्यादा रिग्रेट था। आगे दिन बीतते हैं और किम को केस का सबूत जुटाने के लिए हनाको की सर्जरी करनी होती है, लेकिन इधर पहली बार किम के हाथ कांप रहे थे और एट द एंड किम ऐसा नहीं कर पाता और पछतावे के साथ रोने लगता है। तभी कोई चीज किम को टच होती है। किम देखता है कि ये हनाको की सोल थी। हनाको की सोल किम से कहती है, आपने एक बार मुझे बताया था कि ह्यूमन बॉडी सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स का मिक्सचर है और इनके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किम कहता है ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन हनाको की सोल किम को इनकरेज करती है और कहती है अगर किम ने ऐसा नहीं किया तो उसकी कुर्बानी बेकार जाएगी। ऐसा कहकर हनाको की सोल वहाँ से गायब हो जाती है और अब किम किसी तरह हिम्मत करके हनाको पर पोस्टमार्टम परफॉर्म करता है। हनाको का पोस्टमार्टम करने के बाद किम अपने ऑफिस से कुछ दिनों की लीव लेकर एक पहाड़ी एरिया में पहुंचकर वहां के एक लोकल आदमी से तहकीकात करता है। वो आदमी बताता है कि कई महीनों पहले इस इलाके में बहुत जोर की बर्फबारी हुई थी और कुछ टूरिस्ट इस इलाके में फंस गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 टूरिस्ट ही जिंदा निकल पाए। ऐसा बताकर वो आदमी किम को उन टूरिस्ट की तस्वीर दिखाता है, तो किम देखता है कि उन सर्वाइवर में जैक और चुई दोनों की शक्लें थी। वो आदमी किम को आगे बताता है कि ये जो आदमी तस्वीर में दिख रहे हैं इनका नाम माइकल है। माइकल अभी 6 साल पहले फिर से यहाँ आया था और जब तक माइकल यहाँ मौजूद था उसने माउंटेन के पास आकर किसी गुनाह के लिए क्राउलिंग और प्रेयर्स किए थे, लेकिन यहाँ से लौटने के जस्ट बाद ही माइकल की मौत हो गई। किम मौत का कारण पूछता है तो वो आदमी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि माइकल को लीवर फेलियर हुआ था। तो इसके बाद किम बाकी के सर्वाइवर्स के बारे में पता करता है, तो पता चलता है कि उनमें से एक सर्वाइवर की मौत 2 साल पहले ही हुई थी। उसकी मौत का रीजन इंटरनल खराबी थी, लेकिन इधर किम उस लाश के ढांचे को देखते ही समझ जाता है कि इसकी भी हत्या सेम किलर ने की है। किम दूसरे सर्वाइवर के घर पहुंचता है तो ये आदमी दिमागी तौर से पूरी तरह पागल हो चुका था और अजीब अजीब तस्वीरें ड्रॉ कर रहा था। उसकी इन हरकतों से उसकी माँ बहुत परेशान थी। उनका कहना था कि उनके बेटे की ये हालत 15 साल पहले उस बर्फ वाले इंसिडेंट के बाद ऐसी हुई है। इतने में उस आदमी को दौरा पड़ता है और उसकी माँ उसे संभालने लगती है। तभी किम उस आदमी की पेंटिंग में बड़ा सा एच नोटिस करता है। इसे देख किम जल्दी से सीढ़ी के ऊपर चढ़कर उस ड्राइंग को पूरा देखता है, तो इस ड्राइंग में उसे किसी लड़की का बड़ा सा चेहरा दिखाई देता है। उस चेहरे के किनारे में बड़े बड़े अक्षरों में HV लिखा हुआ होता है। यही चीज किम को फिंगर नील में भी लिखी हुई मिली थी। इसे देखने के बाद किम वापस आकर अपने दिमाग में जोर डालता है और यहाँ सारी कड़ियाँ मैच करने पर किम को पता चलता है कि असली किलर कौन था। आगे हम किम के टीचर ओताकू को उनकी बाइक के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हुए देखते हैं, मगर तभी वहाँ
किम पहुंचकर ओताकू को रोकता है और कहता है मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, बस मुझे आपका थोड़ा सा समय चाहिए। तो ओताकू इस पर मान जाते हैं और अपनी वाइफ को वहाँ से भेजकर अपने घर में किम से अकेले में मीटिंग करते हैं। किम ओताकू से कहता है मुझे जैक की डेड बॉडी के सेल्स के पार्टिकल्स काफी अजीब मात्रा में मिले और जब मैंने इसकी रिसर्च करवाई तो मुझे पता चला कि जैक के खून के अंदर डे ड्रीम नाम का पॉइजन डला हुआ था। डे ड्रीम वैसे तो गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इस दवाई के साइड इफेक्ट से लोग हार्ट अटैक से मरने लगे, इसलिए इस दवाई को बैन कर दिया गया और उसी डे ड्रीम को इंजेक्ट करके किलर ने सबसे पहले चोई की हत्या को अंजाम दिया था। लेकिन सवाल ये है कि इतना खतरनाक जहर किलर के पास आया कहां से? ऐसा कहकर किम ग्लास से पानी पीता है। तभी ओताकू खड़े होकर चुपचाप किम की बातें सुनने लगती हैं। आगे किम कहता है जैक और चोई का कोई अपरेंट कनेक्शन था। जो कीमती लाइटर हमें जैक के पास से मिली थी वो असल में चोई को बिलोंग करती थी, लेकिन जैक ने लोन गिरवी करवाने के चक्कर में चोई का वो लाइटर उसे जबरदस्ती छीन लिया और वहाँ से चला गया। तभी वहाँ असली किलर की एंट्री हुई। ये किलर खुद ओताकू थे। ओताकू ने चोई के कान से डे ड्रीम पॉइजन उसके शरीर में इंजेक्ट किया और उसका हाथ मरोड़कर उससे अपना बदला लिया, लेकिन ओताकू ने एक गलती कर दी। दरअसल चोई मरने से पहले अपनी बॉडी डोनेट करने का कॉन्ट्रैक्ट बना चुकी थी, जिस वजह से चोई की बॉडी घूम फिर कर वापस ओताकू के हॉस्पिटल में आ पहुंची। इसे देख ओताकू घबरा गए, लेकिन फिर भी ओताकू ने अपनी सीरियल किलिंग जारी रखी और अगले विक्टिम के मुंह के थ्रू जहर इंजेक्ट करके उसे भी मौत के घाट उतार डाला। ओताकू पिछले 6 सालों से जैक को भी जान से मारना चाहता था और उसे ऐसा करने का मौका उस रात को मिला जिस दिन किम अपनी मौत से जूझ रहा था, यानी उस समय जैक को बिल्डिंग से धक्का देने वाला भी ओताकू ही था। ऐसा बताकर किम ओताकू से सिर्फ एक सवाल पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसे सुन ओताकू अपने सामने रखी पेंटिंग की तरफ घूरता है। तब हम देखते हैं कि उस पेंटिंग में HV लिखा हुआ था। इसे देखते ही किम को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। दरअसल जिस पानी को किम ने पिया था उसमें भी डे ड्रीम जहर का थोड़ा सा सैंपल मिला हुआ था। आगे जब किम को वापस से होश आता है तो वो ओताकू के साथ एक ऐसे कमरे में था जहाँ ढेर सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। इधर ओताकू किम को अपनी इन मर्डर्स के पीछे का मोटिव बताता है। दरअसल 16 साल पहले ओताकू की हैना बैक नाम की एक लवर थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और एंगेजमेंट भी कर चुकी थी। इधर हैना का सपना हमेशा से बाहर पहाड़ी इलाके में घूमने का था, लेकिन ओताकू अपने लेक्चर्स की वजह से उसके साथ नहीं जा पाया। इसलिए ओताकू ने हैना को गाइड करने के लिए एक असिस्टेंट को भेजा। दोस्तों ये असिस्टेंट वही टूरिस्ट है जिसके लौटने के बाद दिमागी हालत परमानेंट खराब हो गई थी। दूसरी तरफ ओताकू हैना के वापस लौटने के इंतजार में था, लेकिन हैना 10 साल तक वापस नहीं लौटी और ओताकू समझ गया कि हैना बर्फ में दबकर मर गई है। लेकिन ऐसे में एक दिन ओताकू को उन्हीं सर्वाइवर्स में से एक माइकल का लेटर मिला। माइकल वही टूरिस्ट है जिसे बाद में अपने किए का पछतावा हुआ था। माइकल की माउंटेन से लौटने के बाद तबीयत और ज्यादा सीरियस हो गई थी, इसलिए उसने मरने से पहले ओताकू को एक कन्फेशन लेटर लिखकर भेजा था। उस लेटर को पढ़कर ओताकू अंदर ही अंदर दहल गया। असल में उस लेटर में उसके आगे की घटना थी जब हैना और उसके असिस्टेंट को भारी बर्फबारी में रहने के लिए दूर एक शेल्टर दिखा था। हैना और उसके असिस्टेंट ने उस शेल्टर में पनाह ली और शुरुआत में उस शेल्टर के लोगों ने भी उनका अच्छा खासा वेलकम किया, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों के रिसोर्सेज खत्म होने लगे, खाना घटता चला गया और मौसम की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती चली गई, जिस वजह से उन सर्वाइवर्स का जिंदा रहना बेहद मुश्किल हो गया था। एक वक्त के बाद उनके लिए खाने का कोई सामान नहीं बचा और एक दिन कोई खाने का सामान गायब हो गया था और वो उन्हें हैना के बैग से मिला। हालांकि हैना का कहना था कि उसने ये नहीं चुराया, लेकिन चोई ने हैना की बात नहीं मानी और उसे जबरदस्ती धकेलकर शेल्टर से बाहर कर दिया। मगर ऐसा करते वक्त हैना के हाथों चोई के सर में चोट लग गई थी। इसे देख चोई को बहुत गुस्सा आया। उसने अंदर जाकर एक रट निकाला और बर्फीले मौसम में हैना को बहुत देर तक मारता रहा। इस बीच शेल्टर में एक ने भी निकलकर हैना की मदद नहीं की। फिर ऐसा करके चोई अपने व्हीकल में वापस चला गया और इन 5 सर्वाइवर्स ने खुद को बचाने के चक्कर में हैना को वहीं ठंड में तड़पने के लिए छोड़ दिया। हालांकि हैना ने इनसे आखिरी सांस तक मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की और इस तरह से हैना, जिसे ओताकू बेहद प्यार करता था, उसे उसने खो दिया। ओताकू कहता है हैना की मौत ठंड से नहीं हुई बल्कि इंसानियत की कमी से हुई थी और इसलिए मैंने अपना बदला लेना ही सही समझा।
किम कहता है, लेकिन तुमने मेरी असिस्टेंट हनाको को क्यों मारा? उसकी इसमें क्या गलती थी? ओताकू कहता है, हनाको बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह उस इलाके के लोकल्स से मिलकर मेरे फियांसे के बारे में पता कर चुकी थी और इसी तहकीकात के लिए वो मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसकी चाय में जहर मिलाकर उसे बेहोशी हालत में पानी में डुबाकर मार डाला। हनाको को मारना मेरी मजबूरी थी, लेकिन बाकी टूरिस्ट को मारना मेरा जस्टिस था। किम कहता है, तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते। पता है, जिस चीज के चोरी हो जाने पर चोई गुस्सा था, वो चीज असल में केमिकल की बोतल थी जिसे माइकल ने चुराया था और माइकल खुद को जिंदा रखने के लिए उस केमिकल को हर रोज पिया करता था, लेकिन उस केमिकल ने माइकल पर साइड इफेक्ट कर दिया और माइकल उस हादसे के बाद से लीवर डैमेज से सफर करता रहा। उसे अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ, इसलिए उसने सरेंडर करना ही सही समझा। हनाको को शेल्टर से बाहर करते वक्त जिस टूरिस्ट ने ठंड से बचने के लिए हनाको का स्कार्फ छीना था, वो आगे चलकर PTSD का शिकार हो गया और अब अपने ओवरवेट के कारण बहुत परेशान है। फिर बचा जैक, जिसने हनाको की मदद मांगने पर भी कोई मदद नहीं की। उसे लगातार हनाको के हेलुसिनेशन आने लगे और वो बॉक्सिंग में लगातार हारता गया। मैं इन क्रिमिनल्स को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार नेचर हमारे बिहार पर हमें बगैर पता चले गुनहगारों से बदला लेती है। ओताकू कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? किम कहता है, मैं आपके लिए जेब में कुछ लाया हूँ। तो ओताकू किम की जेब से एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स के अंदर से उसे हैना की फिंगर नेल मिलती है। इसे देख ओताकू हैरान रह जाता है। ओताकू याद करता है कि हैना के फिंगर में अल्फाबेट के ये सिंबल्स खुद उसने ही बनाए थे। इसे देख ओताकू के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है और ओताकू किम से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बदले में तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे गुनाह के बारे में किसी को नहीं बताओगे। तब किम इस पर मना कर देता है। ओताकू कहता है, फिर तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। ऐसा कहकर ओताकू किम को मारने के लिए अपना डे ड्रीम जहर निकालकर उसे सेट करता है, मगर ऐसा करके वो जैसे ही वापस किम की तरफ बढ़ता है तो किम चेयर से गायब था। तभी किम ओताकू के सामने आकर कहता है, मुझे पता था कि तुमने मेरी असिस्टेंट को भी इसी ट्रिक से मारा होगा, इसलिए मैंने यहाँ आने से पहले ही जहर का एंटीडोट ले लिया था। ओताकू कहता है, तुमने अपने टीचर को फिर से मात दे दी। इतने में बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आती है। मतलब तब से किम ओताकू के सामने इसलिए नाटक कर रहा था ताकि पुलिस के पहुंचने तक उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। पुलिस ओताकू के घर की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं ओताकू आराम से चेयर में बैठकर खुद को उस जहरीले सिरिंज से इंजेक्ट कर लेता है और किम सिर्फ देखता रह जाता है। यहाँ ओताकू किम से कहता है, शायद मेरी मौत ही मेरे लिए प्रायश्चित है। किम, मुझसे एक वादा करो, तुम मेरे मरने के बाद मेरे होने वाले बच्चे को कभी नहीं बताओगे कि उसका फादर एक किलर था। तो किम इस पर हाँ करता है और ओताकू यहीं दम तोड़ देता है। आगे ऐसा दिखाते हैं कि किम आज तक अपनी असिस्टेंट हनाको को मिस करता था और उसके पुराने वीडियोस और इमेजेस देखा करता था। इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।